आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब इजहार असर साहब का नॉवेल मौत के बाद। आज इसकी 7वीं किस्त। सुनिए, 7वीं किस्त। कई रोज इसी तरह गुजर गए। अब दोनों भूत लड़कियां उसके साथ बिल्कुल दोस्तों जैसा बर्ताव करती थी और हर तरह उसकी आसाइश का ख्याल रखती थी। एक रोज अशीम रात को देर से घर आया। कमरे में आकर देखा तो शम्मी मेज पर बैठी हुई कुछ लिख रही थी। अशीम ने करीब जाकर देखा तो वो उसके नए नॉवेल का मसौदा नकल कर रही थी। ये क्या कर रही हो? उसने हैरत से पूछा। शम्मी ने शर्मा कर उसकी जानिब देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम अपना बहुत सा वक्त नॉवेल का मसौदा साफ करने में खर्च कर देते हो। मैं फुर्सत में रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा तुम्हारा हाथ ही बटा दूँ। अशीम ने शम्मी का लिखा हुआ मसवदा उठाकर देखा तो तहरीर काफ़ी अच्छी थी। मजमूई तौर पर इस काबिल थी कि आसानी से पढ़ी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शम्मी, उसने मसवदा रखते हुए कहा। मुझे खुशी है कि इस तरह तुम मेरा बहुत सा काम ख़त्म करा दिया करोगी, लेकिन तुम्हारी तहरीर में अभी तक पुख्तगी नहीं है, इसलिए तुम ख़त साफ करने के लिए बाकायदा मश्क क्यों नहीं करती? तुम करा दिया करो, शम्मी ने पुरशौक लहजे में कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो? मैंने 7वें दर्जे तक तालीम पाई थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तहरीर की मश्क करने के अलावा कुछ पढ़ा भी दिया करो। बड़ी खुशी की बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कहकर अशीम ने एक सादा कॉपी शम्मी को दी और उससे कहा कि इस पर वो तहरीर साफ़ करने की मश्क करे। साथ ही उसने उसे अपने नॉवेल का मसवदा साफ़ करने की भी इजाज़त दे दी, क्योंकि इस तरह खुद उसका बहुत सा वक्त बच जाएगा। उसने सोचा कि जितने अरसे में एक नॉवेल का मसवदा साफ़ करता हूँ, उतने अरसे में दूसरा नॉवेल लिखने की कोशिश करूँगा। इस तरह आमदनी और बढ़ जाएगी। रमी आज अभी तक कमरे में नहीं आई थी, इसलिए अशीम ने पूछा, रमी कहाँ है आज? अपने कमरे में, शम्मी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अशीम खामोश होकर अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद शम्मी ने एक सफ़ा लिखने के बाद अशीम को दुरुस्ती के लिए दिखा दिया। अशीम ने उसे बिगड़े हुए हरूफ की असली शक्ल बताई और उसे कलम हाथ में पकड़कर लिखने की तरकीब बताई। शम्मी अशीम के पहलू में मसहरी पर टांगें लटकाए बैठी थी और अशीम झुका हुआ उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर उसे अल्फाज के दायरे बनाने की तरकीब बता रहा था कि यकायक एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और रमी अंदर दाखिल हुई। अशीम और शम्मी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। रमी के चेहरे पर सख्त जोश के आसार थे। उसकी आंखों में रश्क व हसद के जज्बात में चल रहे थे। रमी चंद लम्हों तक खड़ी हुई उनकी जानिब घूरती रही। फिर यकायक वापस जाने के लिए मुड़ते हुए वह तंजिया अंदाज में बोली, माफ़ कीजिए, मैं आप लोगों के तखलिए में मुखिल हुई। अशीम उसके नाराज़ होने की वजह फ़ौरन समझ गया। रमी उसके पहलू में इस बेतकल्लुफ़ी के साथ शम्मी को बैठे हुए देखकर नाराज़ हो गई थी। वो समझी कि अशीम उसे धोखा देकर शम्मी से मोहब्बत करने लगा।
अशीम ने उसे जाते हुए देखकर फौरन आवाज़ दी, रम्मी। लेकिन रम्मी उसकी आवाज़ सुनने के बावजूद कमरे में न रुकी। वो पैर पटकती हुई कमरे के बाहर भाग गई। रम्मी को यह क्या हो गया? अशीम ने शम्मी की जानिब देखते हुए अफसोस के अंदाज में पूछा। पता नहीं क्यों खफा हो गई, शम्मी ने हैरत से कहा। मेरा ख्याल है वो तुम्हें मेरे पहलू में देखकर नाराज़ हो गई है। शायद ऐसा हो। शम्मी ने इस बात पर सर हिलाया और कुर्सी पर बैठकर फिर लिखने में मशगूल हो गई। अशीम चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने शम्मी से पूछा, रम्मी कौन से कमरे में रहती है? बरामदे के दूसरी जानिब वाले कमरे में, शम्मी ने सर उठाए बगैर कहा। अशीम फौरन उठ खड़ा हुआ और जिस कमरे के बारे में शम्मी ने बताया था उसकी जानिब चल पड़ा। बरामदे के दूसरी जानिब बावर्ची खाने के ऐन मुकाबिल रम्मी का कमरा था। इससे पेशतर अशीम ने अपने कमरे के अलावा किसी भी कमरे में भी रोशनी न देखी थी। हत्ता कि उसे अच्छी तरह इल्म था कि मकान के बाकी सारे कमरे वीरान और खाली पड़े। लेकिन उस रोज़ उसे यह देखकर हैरत हुई कि रम्मी के कमरे में रोशनी हो रही थी। अगरचे उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन दुर्जों में से तेज़ रोशनी की बारीक बारीक लकीरें फर्श पर पड़ रही थीं। अशीम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन उसका हाथ यकायक जहाँ था वहीं रह गया। उसे कमरे के अंदर से किसी के सिसकियाँ ले लेकर रोने की आवाज़ आई। वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। आवाज़ बिल्कुल रम्मी की थी। उसे सख्त अफसोस हुआ कि रम्मी खामखाए गलत फहमी में मुब्तला हो गई है। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। सिसकियों की आवाज़ें फौरन खामोश हो गई और रम्मी की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। अशीम आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो कमरा जो दिन में वीरान और खाली पड़ा रहता था, अब हर किस्म के सामान अब हर किस्म के सामान आराइश से आरास्ता था। फर्श पर एक कीमती कालीन पड़ा था। सामने ही एक उम्दा मसहरी थी जिस पर बेदाग सफ़ेद बिस्तर बिछा हुआ था। एक कोने में छोटी सी मेज़ रखी थी जिस पर एक बड़ा सा लैंप रोशन था। खूंटियों पर जनाना इस्तेमाल के कपड़े टंगे हुए थे। एक जानिब दीवार में बनी हुई कार्नर श्रृंगार मेज का काम दे रही थी, जिस पर एक बड़ा सा आईना और आराइश हुस्न का बहुत सा सामान रखा था। एक जानिब अलमारी में कुछ किताबें भी रखी हुई थी। लेकिन एक ख़ास बात अशीम ने फ़ौरन ही महसूस कर ली। कमरे की हर चीज़ आज के दौर की नहीं थी, बल्कि 50 साल पुराने ज़माने की मालूम होती थी। कुर्सी, मेज़ और मसहरी, हर चीज़ भारी और पुरानी साख्त की थी। लैंप भी उसी किस्म का था जैसा आपसे 50 साल पेशतर इस्तेमाल किया जाता था। अशीम हैरान और शशदर दरवाजे पर खड़ा था। यकायक रम्मी की आवाज़ ने चौंका दिया, आओ अशीम बाबू, अंदर आ जाओ। अब पहली बार अशीम ने चौंक कर रम्मी की जानिब देखा। उसका चेहरा अब भी उदास था और उसके शफाफ रुखसारों पर आंसुओं के निशानात जाहिर थे। अशीम आगे बढ़कर मसहरी पर जा बैठा और रम्मी का हाथ पकड़कर उसे अपने पहलू में बिठाते हुए बोला, तुम रो रही थी? नहीं तो, रम्मी ने मसनूई मुस्कुराहट से जवाब दिया। झूठ। अशीम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से सहलाते हुए कहा, मैंने खुद दरवाजे के बाहर
तुम्हारी सुबकियों की आवाज़ सुनी थी। फिर क्यों पूछ रहे हो? रम्मी ने नीची निगाहों से पूछा, ये जानने के लिए कि तुम क्यों रो रही थी और क्यों मेरे कमरे से नाराज़ होकर भाग आई थी। रम्मी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अशीम की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरा ख्याल था शायद तुम इसकी वजह भी जानते होगे। मैं भला तुम्हारे दिल का हाल कैसे जान सकता हूँ? तुम अफसाना निगार हो और मैं समझती हूँ कि अफसाना निगार कम से कम इतना समझदार ज़रूर होता है कि दूसरों के निगाहों और चेहरे के तासुरात से दिल का हाल मालूम कर ले। खैर, मेरे बारे में किस खुशफहमी में मुब्तला हो, माफ़ कीजिएगा, खैर मेरे बारे में किस खुशफहमी में मुब्तला, माफ़ कीजिए, खैर मेरे बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला होना बेकार है, अशीम ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं अफसाना निगार होने के बावजूद इस कदर अक्लमंद नहीं हूँ। अक्लमंद नहीं? तो फिर तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो? रम्मी ने तीखी नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, मैं वजह बता चुका हूँ। चंद लम्हों के लिए दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आखिर अशीम ने कहा, तुम शम्मी को मेरे पहलू में देखकर खफा हो गई थी। भला मुझे खफा होने की क्या ज़रूरत है? मैं कौन होती हूँ तुम पर खफा होने वाली? तुम चाहे जिसे अपने पहलू में बिठाओ। तुम गलत फहमी में मुब्तला हो रम्मी, अशीम ने संजीदगी से कहा। मेरे लिए तुम और शम्मी दोनों बराबर हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अगर तुम में से किसी एक से ताल्लुकात बढ़ाना भी चाहूँ तो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि हमारी मौजूदा सूरतों में यह नामुमकिन है। दोस्ताना ताल्लुकात के अलावा और किसी किस्म के रिश्ते के बारे में उस वक्त तक सोचा ही नहीं जा सकता जब तक मैं मरकर तुम्हारी तरह रूह ना बन जाऊं या तुम किसी मादी जिस्म में दाखिल ना हो जाओ। और फिलहाल ये दोनों बातें नामुमकिन है। ये तो मैं भी जानती हूँ, रम्मी ने शर्माते हुए कहा, लेकिन इसके बावजूद आप औरत की फितरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें शक नहीं, इस वक्त मैं एक रूह हूँ, लेकिन मेरे जज्बात फिर भी एक ऐसी औरत की तरह हैं जो अपने खाकी वजूद में ज़िंदा सलामत हो। हैरत है कि तुम रूह होने के बावजूद एक दूसरे से हसद करती हो, जबकि तुम लोगों के दिलों का हाल भी बआसानी समझ सकती हो। हसद की वजह तो असल में यही है। रम्मी ने यास अंगेज निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, मेरी ये क़ुव्वत कि मैं तुम्हारे दिल का हाल जान सकती हूँ मेरे लिए तकलीफ़ देह बन रही है। मैं तुम्हारे दिल का हाल अच्छी तरह जानती हूँ। इसमें शक नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत का बर्ताव करते हो। तुम मेरे साथ वैसा ही सलूक करना चाहते हो जैसा शम्मी के साथ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे दिल में, तुम्हारे लाशऊर में एक जज्बा ऐसा मौजूद है जो मुझ पर शम्मी को फौकियत देता है। और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि तुम्हारे दिल पर मेरी बनिस्बत शम्मी ज़्यादा असरअंदाज है। बोलो, क्या ऐसा नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अशीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वाकई रम्मी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसके लिए सख्त मुश्किल का सामना था। अब वो उन लड़कियों से अपनी दिली कैफियत भी पोशीदा नहीं रख सकता था। शायद ऐसा हो, अशीम ने टालने के लिए कहा। शायद नहीं, ऐसा यकीनी है। रम्मी ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं रूह हूँ। मेरी निगाहें तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे सीने के अंदर का एक एक राज मालूम कर सकती हैं। अशीम घबरा गया। उसने जल्दी से पूछा,
क्या इंसान के माजी के राज भी तुम मालूम कर सकती हो? नहीं, रम्मी ने जवाब दिया। अलबत्ता मौजूदा हालत में अगर किसी शख्स के बारे में तुम सोचो तो मैं ज़रा सी कोशिश से फ़ौरन मालूम कर सकती हूँ। मसलन मैं बता सकती हूँ कि इस वक्त तुम लता नाम की किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो। शर्म की वजह से अशीम का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन फ़ौरन ही अपनी नाकाम मोहब्बत का ख्याल करके उसका चेहरा उदास हो गया। रम्मी की निगाहें अशीम के चेहरे पर जमी हुई थीं। क्यों? क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? रम्मी ने हसद आमेज लहजे में पूछा। अशीम चौंक पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बमुश्किल अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, क्या लता के बारे में तुमने किसी और वक्त भी मेरे ख्यालात पढ़ने की कोशिश की है? ना, रमी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। इससे पहले मैं सिर्फ शम्मी के और अपने बारे में तुम्हारे ख्यालात पढ़ने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि मुझे किसी और से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन अब यकायक उसने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर अशीम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सच बताओ, क्या वाकई तुम उस लड़की लता से मोहब्बत करते हो? कौन है वो? हाँ, अशीम ने सामने दीवार पर निगाहें जमाते हुए कहा, मैं लता से मोहब्बत करता हूँ। मुझे लता से इश्क है, अगरचे उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, फिर भी मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। उसकी मोहब्बत कभी मेरे दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि वो मेरी रग रग में सरायत कर चुकी है, वो मेरे खून में बस चुकी है। रम्मी के चेहरे पर रम्मी के चेहरे पर रश्क व हसद के तेज आसार एक बार फिर पैदा हुए, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया और बोली, कौन है वो लड़की? इसी शहर के एक दौलतमंद बाप की बेटी है। फिर क्या उसने तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है? हाँ। क्यों? मुझे पूरी कहानी सुनाओ। नहीं, अशीम ने मसहरी से उठते हुए कहा। अब वो कहानी सुनाने से क्या हासिल? अब बार बार उसका जिक्र करके मैं अपने दिल के जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता। ये कहकर वो तेज चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में पहुंचा तो उसका चेहरा शिद्दत गम से इस कदर सफ़ेद था जैसे उसका सारा खून निचोड़ लिया गया हो। शम्मी और रम्मी की मौजूदगी में वो लता को भूल जाने की कोशिश कर रहा था और हत्ता उल इम्कान उसके ख्याल से दूर दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन इत्तेफाकन आज फिर लता का मौजू छिड़ गया और तमाम गुज़िश्ता वाक़यात उसके जहन के पर्दों पर नाचने लगे। अपनी नाकामी का एहसास कांटा बनकर उसके दिल में चुभने लगा। शम्मी ने लिखते लिखते सर उठाकर अशीम की जानिब देखा और उसे मायूस और परेशान देखकर हैरत से पूछा, क्यों? क्या हुआ? अशीम ने कोई जवाब ना दिया। वो अपनी मसहरी पर सर पकड़कर बैठ गया। शम्मी चंद लम्हों तक उसे हैरत से देखती रही, फिर कुर्सी से उठकर उसके पहलू में आ बैठी और पूछा, क्या हो गया अशीम बाबू? अशीम ने अपना सर ऊपर उठाया और शम्मी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या तुम भी दूसरों के दिल का राज पढ़ने की कुव्वत रखती हो? हाँ, शम्मी ने जवाब दिया, लेकिन मैं ऐसा करना बुरा समझती हूँ। अब अशीम के हैरान होने की बारी थी। क्यों? उससे सवाल किया। इसलिए कि बुरी बात है, शम्मी ने सादगी से कहा। इंसान के दिल में अच्छे और बुरे सैकड़ों ख्याल आते हैं। भला मुझे क्या हक है कि मैं उसके दिल के राज पढ़ूं और उसके दिल की बुराइयां मालूम करके उसे शर्मिंदा करूं?
ओ शम्मी, अशीम ने शम्मी की कमर में हाथ डालते हुए कहा, तुम कितनी नेक और अच्छी रूह हो। लेकिन बात क्या हुई? शम्मी ने पूछा। रम्मी ने मुझे बताया कि वो मेरे ख्यालात पढ़ती रही है। हत्ता कि गुफ्तगू के दौरान में जो बातें मेरे जहन में आई वो भी उसने बता दी। इससे मुझे सख्त परेशानी हुई। दरअसल वो मुझसे हसद करने लगी है। शम्मी ने हंसते हुए कहा। वो शुरू ही से ज़रा ज़्यादा जज्बाती है। हालांकि मौजूदा हालत में वो अच्छी तरह जानती है कि दोस्ती के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान कोई और रिश्ता कायम नहीं हो सकता। यही बात मैंने उसे समझाई। खैर छोड़ो, तुम खामखा अपने आप को क्यों परेशान करते हो? अब बताओ कि क्या कल से तुम बाकायदा मुझे पढ़ाओगे? हाँ, तुम्हें भी और रम्मी को भी। तो फिर कल हमारे लिए बाजार से किताबें लेते आना। बहुत अच्छा। लेकिन शम्मी ने यकायक एक ख्याल के ज़ेरे तहत कहा, मैं हैरान हूं कि बहुत अच्छा, तो पीछे से पढ़ रहा हूं। तो फिर कल हमारे लिए बाजार से किताबें लेते आना। बहुत अच्छा। लेकिन शम्मी, यकायक उसने ख्याल के ज़ेरे तहत कहा, मैं हैरान हूं कि बरामदे के दूसरी जानिब वाला कमरा दिन में तो वीरान और खाली था, अब उसमें इस कदर सामान कहाँ से आ गया? ये सब रूहों की दुनिया का एक मौजज़ा या राज है जिसे मैं जाहिर नहीं कर सकती। शम्मी ने हंसकर जवाब दिया, क्या तुम्हारा कमरा भी ऐसा ही है? हाँ। क्या अब ये सामान इसी तरह रहेगा? ये कल दिन में खुद देख लेना। शम्मी ने हंसकर जवाब दिया। खैर, ये बात की बातें हैं। पहले तुम मेरी तहरीर देख लो जो मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में लिखी है। अशीम ने कॉपी उसके हाथ से ले ली और गलतियां बताकर वापस कर दी। थोड़ी देर बाद ही रम्मी कमरे में आ गई। अब वो किसी कदर पुरसुकून मालूम होती थी। शम्मी ने उसे देखकर कहा, अशीम ने उसे देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि यूं बातों में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम दोनों पढ़ ही लिया करो। बड़ा अच्छा ख्याल है, रम्मी ने हंसकर कहा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। बस तो तुम भी लिखने की मशक करो। अशीम ने उसे भी सादी कॉपी देते हुए कहा। रम्मी ने कॉपी ले ली और शम्मी के पास ही मेज़ पर बैठकर उसने भी लिखना शुरू कर दिया। दोनों भूत बहनों को काम से लगाकर अशीम को भी फुर्सत मिल गई और उसने अपना नया नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। दूसरे रोज 11 बजे आंख खुलते ही सबसे पहले अशीम उस कमरे में गया जिसमें रात को उसने रम्मी से मुलाकात की थी। लेकिन दरवाज़ा खोलकर वो दहलीज पर ही हैरान खड़ा हो गया, क्योंकि वो कमरा साबिक की तरह वीरान और खाली पड़ा था। अजीब तिल्स्म है, उसने बड़बड़ाकर खुद से कहा, और मकान के दूसरे तमाम कमरे उसने खोलकर देखने शुरू किए, लेकिन किसी में भी ऐसे आसार नज़र नहीं आए कि कोई उनमें रहता है। मजबूरन थक हार कर वो फिर अपने कमरे में वापस आ गया। 12 बजे के करीब वो होटल से खाना खाकर जनक के यहाँ जा रहा था। उसका जहन उस वक्त कई उलझनों में फंसा हुआ था। वो सोच रहा था कि रम्मी का क्या करे, उसे कैसे समझाए। उसे डर था कि उन दोनों भूत बहनों की आपस की रकाबत उसकी ज़ात को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसमें कोई शक नहीं कि शम्मी भी रम्मी की तरह सिर्फ एक रूह ही थी
और उससे दिलचस्पी लेना हिमाकत थी। लेकिन इसके बावजूद वो इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि लता के बाद अगर किसी लड़की में उसके लिए दिलचस्पी पैदा हुई थी तो वो शम्मी थी, जबकि वो अच्छी तरह समझता था कि ये दिलचस्पी लाहासिल है। एक रूह के साथ मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान का कोई ताल्लुक़ किसी हालत में कायम नहीं हो सकता। लेकिन फ़िलहाल वो इस सवाल से बेताल्लुक़ कि वो लड़कियां असल में भूत हैं, इस परेशानी में उलझा हुआ था कि उन दोनों की रकाबत को किस तरह ख़त्म किया जाए, रम्मी की तवज्जो अपनी जानिब से कैसे हटाए। यकायक एक रोशनी से उसके दिमाग में जगमगा उठी। उसे ख्याल आया कि जनक खूबसूरत भी है और जवान भी। अगर किसी तरह उन दोनों भूत लड़कियों को जनक के सामने भी उसी तरह बेतकल्लुफ़ से आने जाने पर राज़ी कर लिया जाए तो यकीनन रम्मी मेरी जानिब से मायूस होकर जनक की तरफ मायल हो जाएगी और उन दोनों की रकाबत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बस ये ठीक है। अशीम ने दिली दिल में अपने इस फैसले पर खुश होते हुए कहा और अपने ख्याल में मस्त तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। वो उस वक्त शहर के एक बारौनक बाज़ार से गुज़र रहा था। सड़क के दोनों तरफ फलकबोस इमारतें और शानदार दुकानें थीं। यकायक चलते चलते उसके कदम रुक गए और निगाहें सामने एक जगह ठहर गईं। उसकी सारी खुशी एक लम्हे में काफूर हो गई और दिल पर यास की कैफियत तारी हो गई। सामने ही एक दुकान से निकलकर लता और अनिल आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले किसी बात पर कह लगाते हुए आ रहे थे। लता को देखकर आने वाहिद में पूरा माजी अशीम के दिमाग में घूम गया। वो सोचने लगा, कभी इसी तरह लता मेरी आगोश में कह लगाया करती थी, लेकिन आज उसे अपना दिल सीने में बैठता हुआ महसूस होने लगा और आंखों के सामने चिंगारियां सी नाचने लगीं। उसने चाहा कि नज़र बचाकर उनके पहलू से गुजर जाए, लेकिन इत्तेफाक से लता से उसकी निगाहें मिल गईं और मजबूरन उसे सलाम करना पड़ा। अनिल और लता उसके सामने आकर ठिठक गए। हेलो अशीम, लता ने निहायत बेतकल्लुफ़ी से कहा। कहो क्या हाल है? अशीम ने महसूस किया कि उसे देखकर अनिल के चेहरे पर नागवारी के आसार पैदा हो गए थे। जिंदा हूँ, अशीम ने मायूसी के लहजे में कहा। कहाँ रहते हो आजकल? जिंदगी से बेजार आदमी का रहना ही क्या, जहाँ रात हो गई पढ़ रहे। पहले से कुछ दुबले नजर आ रहे हो कि बीमार थे? बदकिस्मती से बच गया हूँ, मर जाता तो अच्छा होता। अशीम ने नजरें नीची किए जवाब दिया। वो बेचैन था कि लता गुफ्तगू ख़त्म करे तो वो रुखसत हो। आज लता से गुफ्तगू करते हुए उसे सख्त रूहानी कोफ्त हो रही थी। चलो लता। यकायक अनिल ने लता का हाथ दबाते हुए कहा। ठहरो, चलती हूँ, लता ने जवाब दिया। इतनी भी क्या जल्दी है? मिस्टर अशीम एक मुद्दत के बाद मिले। आइए मिस्टर अशीम, सामने होटल में ज़रा सी देर बैठकर कुछ बातें कर लें। लता का जवाब सुनकर अनिल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन उसने ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं कहा। एक लम्हे के लिए अशीम को ख्याल पैदा हुआ कि वो लता की दावत पर इनकार कर दे, लेकिन अनिल का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर उसके दिल में गुस्से और रकाबत की आग भड़क उठी। उसने सोचा, यही वो शख्स है जिसने उसकी सारी मुसरतें छीन ली हैं, जो उसके और लता के दरमियान आहीनी दीवार बनकर हायल हो गया है। इंसान की फितरी कमजोरी उस पर गालिब आ गई। उसके जहन में ख्याल आया
कि मैं लता के साथ कुछ देर होटल में बैठकर बातचीत करूंगा तो यकीनन अनिल को दिली सदमा पहुंचेगा। इसलिए उसने फौरन वो दावत कबूल कर ली। पहली मुलाकात में उससे अनिल ने जिस बेतकल्लुफ़ी और खुशी का इजहार किया था वो इस बार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो अशीम को लता की दावत कबूल करते देखकर और ज़्यादा गुस्से से भड़क उठा और चेहरे पर नाकाबिले बयान नफ़रत के जज्बात उभर आए। लता, उसने अशीम की जानिब खूनी नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए बेहतर है कि इस वक्त चाय का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए। लता ने हैरत से उसकी जानिब देखा और जवाब दिया, अभी तो तुम कह रहे थे कि शाम तक मुझे फुर्सत है। हाँ, अनिल ने जल्दी से घबरा कर जवाब दिया, लेकिन अभी अभी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। तो इस सूरत में बेहतर है कि तुम चले जाओ, मैं मिस्टर अशीम से चंद मिनट बात करके आ जाऊंगी। लता, अनिल ने बेबसी से उसकी जानिब देखा, जैसे निगाहों के ज़रिए इल्तिजा कर रहा हो कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दे। मिस्टर अनिल, यकायक लता ने ज़रा नखवत के अंदाज में कहा, मैं आपके जज्बात को बखूबी समझती हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मंगनी या शादी हो जाने के ये मानी नहीं है कि तुम मुझसे कनीज़ों या लौंडियों जैसा बर्ताव करो। मैं अपनी मर्जी की मुख्तार हूँ, चाहे जिससे मिलूं चाहे जिससे ना मिलूं। मैंने ये कब कहा है कि मुझे तुम्हारे मिस्टर अशीम से मिलने पर एतराज़ है? अनिल ने बेबसी से कहा, न कहने से क्या होता है, तुम्हारे चेहरे से तो जाहिर है। लता ने जवाब दिया, बहरहाल बात बढ़ाना लाहासिल है, अगर तुम्हें वाकई कोई ज़रूरी काम है तो तुम जा सकते हो। मैं अशीम से कुछ बातें करना चाहती हूँ। ज़रा गौर करो, कितने अरसे के बाद हम मिलें। बहुत अच्छा, अनिल ने आहिस्ता से कहा, मैं चलता हूँ, तुम आ जाना। ये कहकर उसने फिर एक बार अशीम के चेहरे पर एक खौफनाक नज़र डाली जिसमें नफ़रत और गुस्सा अपने इंतहाई दर्जे पर था, और वो लता का जवाब का इंतज़ार किए बगैर तेज़ चलता हुआ एक जानिब को रवाना हो गया। अशीम को अनिल की इस हद तक पर ज़बरदस्त खुशी हुई और उसने ज़ाहिरी तौर पर लता से कहा, आपने मेरी वजह से खामखा मिस्टर अनिल को नाराज़ कर दिया। ओह, कोई बात नहीं, लता ने जवाब दिया, आओ होटल में बैठकर बातें करेंगे। अशीम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इनकार कर दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि न जाने लता उससे क्या बातें करना चाहती है, इसलिए वो चलने पर आमादा हो गया। होटल में आदमियों से दूर एक खाली मेज़ पर बैठकर लता ने बैरे को चाय लाने का ऑर्डर दिया। अशीम ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा, मैं अपनी जानिब से आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। किस बात की? लता ने नज़रें नीची करके उंगलियां चटखाते हुए कहा, मिस्टर अनिल से मंगनी की और अनकरीब होने वाली शादी की। लता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने किसी कदर रुंधे हुए गले से कहा, अशीम, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें सख्त तकलीफ़ों और दुखों का सामना हुआ है। मुझे जनक का ख़त तुम्हारी बीमारी के बारे में मिल गया था, लेकिन यकीन करो मैं सिर्फ इसलिए नहीं आई थी कि तुम्हारी वो हालत देखकर मुझे सख्त तकलीफ़ होती और तुम्हें भी मुझको देखकर यकीनन ज़हनी कोफ्त होती, जिसे ख़तरा था शायद तुम्हारी बीमारी और तवील हो जाए। काश मैं उस बीमारी से मर गया होता। नहीं, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कहते हो? मेरी ज़िंदगी में अब कशिश क्या बाकी रह गई है जो ज़िंदा रहने की तमन्ना करूं?
एक बेवफा के लिए इस कदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लता ने छुपी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई अच्छी सी लड़की तलाश करके शादी कर लो। इंसान ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत कर सकता है लता। मोहब्बत कोई तिजारत नहीं है जो हर वक्त और हर जगह की जा सके। बहरहाल छोड़ो इस जिक्र को। मैं खामखा अपनी परेशानियों का जिक्र करके तुम्हारी तबीयत मुकद्दर करना नहीं चाहता। जो किस्मत में लिखा था हो गया। यकीन करो अशीम, लता ने शर्मिंदगी के लहजे में कहा, मुझे अपनी इस बेजा हरकत पर सख्त अफसोस है, लेकिन मैं पिताजी की वजह से मजबूर हो गई थी और तुम्हें वो सख्त ख़त लिखने से मेरी मुराद सिर्फ ये थी कि तुम मुझे बेवफा समझकर मुझसे नफ़रत करने लगो। मेरी मोहब्बत इतनी कमीनी नहीं थी लता जो इतनी जल्दी नफ़रत में बदल जाती। अशीम ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ। लता ने कहा, यही वजह है कि मैं तुम्हें आज भी नहीं भुला सकी। आज भी अगर मेरे पिता राज़ी हो जाएं तो मैं अनिल को छोड़ सकती हूँ। तुम जानो, पिताजी के अहकाम के ख़िलाफ़ मर्ज़ी का काम करना एक औलाद को ज़ेब नहीं देता। चलिए, जो हुआ ठीक हुआ। अशीम ने बात टालने की गरज से कहा, क्या अनिल को हमारे गुज़िश्ता ताल्लुकात का इल्म हो गया है? हाँ, पिताजी ने उसे बता दिया था। यही वजह थी कि वो इस बार तुम्हें देखकर रकाबत से भड़क उठा, लेकिन तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है कि तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं इस बात का खुद ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। शायद तुम इसे भी फरेब समझो, लेकिन अशीम, ये हकीकत है कि मैं आज भी तुम्हें भूली नहीं। तुम्हारी जुदाई का मेरे दिलो दिमाग पर कुछ कम असर नहीं हुआ है। चुनांचे यही वजह है कि मेरी सेहत ख़राब होने लगी है। मुझे इस 2 माह के अंदर 3 बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं, लेकिन अब मेरे बारे में गम करने से क्या हासिल है? तुम्हें अपनी सेहत का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। बहरा चाय कभी की रख गया था, लेकिन बातों में दोनों को ख्याल ना रहा। आखिर अशीम ने लता की तवज्जो बटाने के लिए कहा, अरे चाय तो बनाई है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। उसने जल्दी से ट्रे अपनी जानिब खींचकर चाय बनाई और एक कप अशीम की तरफ सरकाते हुए बोली, अशीम, अरसे से एक बार मैं तुमसे मिलने की ख्वाहिशमंद थी। क्यों? मैं एक बार तुमसे मिलकर अपनी उस ज़्यादती की माफ़ी मांगना चाहती थी। यकीन करो, मैं अपने ज़मीर पर एक बोझ सा महसूस करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम मेरी ख़ताएँ माफ़ कर दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं लता। अशीम ने एक मायूस मुस्कुराहट से जवाब दिया, अगर वाकई तुमने मुझे दानिस्ता कोई तकलीफ़ पहुँचाई है तो उसके लिए मैं खुले दिल से तुम्हें माफ़ करता हूँ। आह अशीम, लता ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस ना होगा। क्यों? इस कदर मायूसी की बातें क्यों करती हो? तुम्हें मालूम नहीं, जब से मुझे दिल के दौरे पड़ने शुरू हुए हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी की बहुत कम उम्मीद है। न जाने कब इसी तरह बैठे बैठे हरकत क़ल्ब बंद हो जाए। मेरे चेहरे से बीमारी ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि रात दिन ताकत की दवाएं इस्तेमाल करती रहती हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि एक गम अंदर ही अंदर रात दिन मुझे खाए जाता है। अब तुम्हें गम नहीं करना चाहिए। जब तुम एक फ़ैसला कर चुकी हो तो उस पर साबित कदम रहो और हर किस्म का रंजो फिक्र दिल से दूर कर दो। मैंने ये कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। सच मानो, अगर अनिल के साथ रहकर तुम मसरूर ज़िंदगी गुजारोगी तो मुझे दिली मुसर्रत होगी,
मेरी मोहब्बत बिल्कुल बेलौस मोहब्बत है लता, जो मुआवजा तलब नहीं करती। इसमें शक नहीं, तुम्हारी जुदाई का मुझे कल्क है, लेकिन वो तलखी तुम्हारी मुसरतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तुम्हें मसरूर देखकर मुझे जो खुशी होती है उसमें तमाम तलखियाँ डूब जाती हैं। तुम कितने फैयाज हो अशीम। लता ने अशीम का हाथ अपने हाथ में लेकर गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, यकीन करो मैं तुम्हें ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती, खा मेरा जिस्म किसी की भी मिल्कियत हो जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो अशीम के जानिब अच्छा अब मैं चलती हूँ ये कहकर वो अशीम के जवाब देने का या उसके उठने का इंतज़ार किए बगैर तेज़ी से काउंटर की जानिब गई, बिल अदा किया और होटल से बाहर निकल गई। अशीम हैरत से उसकी जानिब देखता रह गया। वो सोचने लगा, अजीब लड़की है, अभी इसी तरह बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रही थी और अभी इस तरह उठकर चली गई जैसे वो एक दूसरे से वाकिफ तक ना हो। लेकिन अशीम उसकी वो आखिरी निगाह ना भूल सकता था जिसमें मोहब्बत, दर्द, इल्तिजा, तड़प और न जाने क्या क्या भरा हुआ था। उसने साफ तौर पर देखा था कि उसकी पलकों पर नन्हे नन्हे 2 कतरे तड़प रहे थे। अशीम का गम फिर लौट आया और उसे अपने दिल में एक कांटा सा चुभता हुआ महसूस होने लगा। बहुत देर तक वो होटल में बैठा हुआ बहुत देर तक वो होटल में बैठा हुआ दीवानों की तरह प्यालियों को घूरता रहा। आखिर कुछ देर के बाद उठा और बोझल कदमों से जनक के मकान की तरफ चल पड़ा। तो ये थी आज की किस्त। अगली किस्त कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।